अध्याय 27 जम्मू से लेकर बरेली तक हलीमी राज। मुजफ्फर आलम अपनी किताब द क्राइसिस ऑफ एम्पायर इन मुगल नॉर्थ इंडिया पन्ना नंबर 169 में दर्शाते हैं कि जर्नैल बंदा सिंह बहादुर का मुगलों पर आक्रमण जम्मू जालंधर दबाव से गढ़वाल बरेली तक था। जम्मू से लेकर बरेली तक की लंबाई लगभग 550 किलोमीटर पड़ती है और ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करने उपरांत ये पता चलता है कि निचले हिमालय क्षेत्र से लेकर लाहौर सूबा और दिल्ली सूबा के मैदानी इलाकों तक में सिख फौज के द्वारा अलग अलग स्थानों पर किलाबंदी की गई थी और इन मोर्चों से भी मुगल फौज पर सन 1709 से लेकर सन 1716 तक आक्रमण किए गए। इतनी बड़े क्षेत्र में किलाबंदी करनी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं थी और ये केवल इसलिए संभव हुई कि ये कार्य गुरु नानक साहिब से लेकर गुरु गोबिंद सिंह तक सभी 10 सिख गुरु साहिबान के द्वारा 200 वर्ष से अधिक समय में किया गया और सन 1709 में जर्नैल बंदा सिंह बहादुर ने इस तैयारी के चलते मुगल राज की जड़ें उखाड़ फेंकी। इतने बड़े क्षेत्र में किलेबंदी का आकलन और मुगलों के ऊपर जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के आक्रमण का अध्ययन करने हेतु इस क्षेत्र को इस अध्याय में 5 जोन में बांटा गया है। जोन नंबर 5 में इलाका बरेली से लेकर मेरठ तक लिया गया है और पहाड़ों के क्षेत्र में गढ़वाल का क्षेत्र पिथौरागढ़ से लेकर कोट द्वार तक लिया गया है। अखबारे दरबारे मौला के अनुसार अक्टूबर 1712 तक जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में सिख फौज के द्वारा जालंधर से लेकर बरेली तक अपना राज स्थापित कर लिया था और किसी भी मुगल मनसबदार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस क्षेत्र में सिखों के साथ टकराव ले। अगस्त 1714 में जर्नैल बंदा सिंह बहादुर पुनः बरेली गए। बरेली से मुरादाबाद गए। यहाँ पर कुमाऊं के राजा बाज बहादुर चंद और सिख फौज के बीच युद्ध हुआ जिसमें कुमाऊं के राजा का भारी नुकसान हुआ। एक ऐतिहासिक स्रोत के अनुसार गढ़वाल की पहाड़ियों में 40,000 की सिख फौज जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में चल रही है। 13 जुलाई 1715 को गढ़वाल की फौज और सिख फौज ने संयुक्त होकर मुरादाबाद और बरेली के शासक रोहिल्ला अफगानों पर हमला किया और उनको इस इलाके से खदेड़ दिया। इस समय जर्नैल बंदा सिंह बहादुर गुरदास नंगल की गढ़ी पंजाब से मुगलों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि गढ़वाल के क्षेत्र में सिख फौज की भारी तैयारी थी और गढ़वाल के राजा फतेह शाह ने मुगलों के खिलाफ सिख फौज का संपूर्ण साथ दिया। प्रश्न ये है कि क्या ये तैयारी जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के समय हुई या ये तैयारी पहले से ही थी। जैसे कि इस किताब के कई अध्याय में वर्णन किया गया है कि जर्नैल बंदा सिंह बहादुर का कार्यकाल 8 साल का था और इस समय में 550 किलोमीटर में किलाबंदी और मोर्चा स्थापित करना तो बड़ी दूर की बात है। इस पहाड़ी इलाके में जीवन यात्रा करना ही संभव नहीं था। ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि जर्नैल बंदा सिंह बहादुर और सिख फौज को इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की संपूर्ण जानकारी थी और जैसे कि ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि 40,000 की सिख फौज गढ़वाल बरेली के क्षेत्र में मौजूद थी और इस फौज के लिए घोड़े, हथियार, रसद इत्यादि पर्याप्त मात्रा में मौजूद थे। इस बात से बिल्कुल स्पष्ट है कि ये तैयारी काफी समय पहले से ही गुरु नानक साहिब के समय से शुरू हो गई थी। ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करने से पता चलता है कि गुरु नानक साहिब गढ़वाल बरेली के इलाकों में सन 1503 में आए थे और यहाँ पर हिंदू मत का सबसे बड़ा केंद्र था जिसका नाम था गोरख मत और जोगियों के साथ संवाद होने उपरांत जोगियों ने गुरु नानक साहिब को अपना गुरु मान लिया और गोरख मते का नाम नानक मता रख दिया। उस समय इस श्रीनगर गढ़वाल का राजा अजय पाल था और इस राजा ने भी गुरु नानक साहिब के संपर्क में आने के बाद सिख धर्म को अपना लिया और सन 1517 में गढ़वाल के राजा ने श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाई। नए ऐतिहासिक स्रोत से पता चला है कि राजा अजयपाल पवार वणजारे थे और राजा भोज के वंशजों में से एक थे और जैसे कि इस किताब के अध्याय नंबर 1 और 2 पर वर्णन किया गया है कि इस राजा भोज के परिवार के वंशज भी नाहन क्षेत्र में बैठे रहे
और गुरु नानक साहिब के संपर्क में आने के बाद हलीमी राज की स्थापना के कार्य आरंभ किया। इस परिवार के कई सदस्यों ने गुरु हरगोबिंद साहिब से लेकर जरनैल बंदा सिंह बहादुर तक शहीदियां दी, जिसका वर्णन इस किताब के अध्याय नंबर 25 में दिया गया है। इस परिवार में से कई सदस्यों का सिख धर्म के प्रचार और गुरु साहिबान का प्रमुख सहयोग करने का इतिहास है और इस परिवार के भाई मनी सिंह सुपुत्र भाई माईदास का नाम सिख समाज में बड़े आदर सत्कार से लिया जाता है। राजा अजयपाल 1490 से 1519 में भी इस परिवार का हिस्सा था और उनके बाद गढ़वाल के राजा की गद्दी पर कल्याण शाह 1519 से 1528, सुंदरपाल 1528 से 1540, हंसादेव पाल 1540 से 1556, विजयपाल 1556 से 1567, सहजपाल 1567 से 1603, बहादुर शाह 1603 से 1622, महिपत शाह 1622 से 1631, पृथ्वी शाह और इनकी माता नकटी रानी 1631 से 1662, मेदनी शाह 1662 से 1684, फतेह शाह 1684 से 1717 बैठे। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि गुरु नानक साहिब सन 1503 में ऋषिकेश से होते हुए टेहरी गढ़वाल पहुंचे और उसके बाद गुरु साहिब पोहड़ी गढ़वाल श्रीनगर तक गए और बाद में गुरु साहिब अल्मोड़ा जिले में बागेश्वर पहुंचे और यहाँ पर राजा अजयपाल ने गुरु साहिब के दर्शन किए और उसके बाद भाई मर्दाना जी के साथ नैनीताल पहुंचे और आज भी नैनीताल से 2 मील की दूरी पर नानक थड़ा नाम की जगह मौजूद है और काशीपुर में नानक साहिब के आगमन को लेकर एक गुरुद्वारा साहिब भी मौजूद है। इसके बाद गुरुद्वारा साहिब हल्द्वानी और इसके बाद में नानक मता पहुंचे, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। आज यहाँ पर एक भव्य डैम का निर्माण किया गया है जिसका नाम नानक सागर है। गुरु साहिब नानक मता से होते हुए रीठा साहिब पहुंचे और बाद में पीलीभीत, मुरादाबाद, कोटद्वार से घूमते हुए बरेली के मैदानी इलाके में पहुंचे, जहां पर गुरु नानक साहिब की मुलाकात टांडा वणजारा में वणजारों से हुई, जहां पर भारी मात्रा में वणजारों ने सिख धर्म को अपना लिया। जोन नंबर 5 बरेली गढ़वाल क्षेत्र में वणजारे सिखों के कई टांडे आज भी मौजूद हैं। सन 1634 में सिख धर्म के छठे गुरु हरगोबिंद साहिब ने भी इस इलाके का दौरा किया और यहाँ पर ये भी बताना उचित होगा कि गढ़वाल के राजा बहादुर शाह ने गुरु हरगोबिंद साहिब के साथ ग्वालियर के किले में कैद काटी थी और सन 1619 में बहादुर शाह छठे गुरु साहिब के साथ ग्वालियर किले से रिहा किए गए। इनके बेटे महिपत शाह भी गुरु साहिब के शिष्य थे और सन 1633 में बहादुर शाह के निधन के बाद इनकी पत्नी रानी कर्णावती, जिनको नकटी रानी भी कहा जाता है, ने गढ़वाल का राजपाट संभाला। गुरु हरगोबिंद साहिब श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे और वहां पर उनकी मुलाकात रानी कर्णावती से हुई और यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें छठे गुरु हरगोबिंद साहिब, भाई लखी शाह वणजारा, रानी कर्णावती, समरथ रामदास और अन्य कई वणजारे सिखों ने भाग लिया। समरथ रामदास शिवाजी के गुरु थे और महाराष्ट्र में मराठा राज की स्थापना के लिए कार्य कर रहे थे। श्रीनगर गढ़वाल में इस बैठक में भाग लेने से ये स्पष्ट होता है कि मराठा मूवमेंट भी गुरु नानक साहिब के फलसफे के अधीन कार्य कर रही थी। कई मराठी ऐतिहासिक स्रोतों में भाई लखी शाह वणजारे को पहला मराठा राजा भी लिखा गया है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मुगल राज की जड़ उखाड़ने के लिए कार्य योजनाबद्ध तरीके से गुरु नानक साहिब की विचारधारा के अधीन किया जा रहा था। गुरु हरगोबिंद साहिब इस बैठक के बाद नानक मता, नजीवाबाद, नगीना, पीलीभीत, बरेली, चांदशोई, मुरादाबाद के स्थानों पर गए और बाद में वो सहारनपुर, देहरादून के रास्ते पंजाब को लौट गए। छठे गुरु साहिब का इस स्थान पर आने का मकसद केवल वणजारे सिखों के द्वारा इस इलाके में की जा रही तैयारियों का मुआयना करना था और गढ़वाल के राजा के साथ तालमेल स्थापित करना, ताकि वो किसी प्रकार से मुगलों के दबाव में न आए।
इस पूरे प्रकरण के चलते हुए गढ़वाल रियासत के संबंध मुगलों के साथ और बिगड़ गए और सन 1640 में बादशाह शाहजहां के आदेश पर मुगलों के जर्नैल नजाबत खान ने हमला बोल दिया। परंतु अब तक गढ़वाल रियासत की युद्ध की तैयारी काफी बड़े स्तर पर हो चुकी थी, जिसके चलते हुए गढ़वाल की फौज ने न केवल मुगल फौज को हराया बल्कि मुगल सैनिकों की नाक काट दी गई और कटी नाक के साथ मुगल सैनिकों को गढ़वाल के क्षेत्र से भगा दिया गया। इस युद्ध के बाद रानी कर्णावती का नाम नकटी रानी रखा गया। सन 1654 में शाहजहां ने गढ़वाल के राजा के विरुद्ध एक और लड़ाई की, जिसके चलते हुए देहरादून का इलाका गढ़वाल से अलग हो गया और मुगलों के अधीन आ गया। सन 1655 में कुमाऊं के राजा ने गढ़वाल की रियासत के खिलाफ मुगलों का साथ देना आरंभ कर दिया। सन 1657 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में अगला मुगल बादशाह बनने के लिए युद्ध आरंभ हो गया और समूहगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब की जीत हुई। सातवें गुरु हरराय साहिब सन 1645 से लेकर सन 1657 तक लोहगढ़ की पहाड़ियों में मौजूद थे और उन्होंने दारा शिकोह की मदद के लिए फौज तैयार की और स्वयं नूरपुर के राजा के साथ दारा शिकोह की मदद के लिए पंजाब पहुंचे। परंतु दारा शिकोह हौसला हार चुका था और वो औरंगजेब से युद्ध करने से भाग गया। 29 मई 1658 को गुरु हरराय साहिब के आदेश पर दारा शिकोह के बेटे सुलेमान शिकोह को गढ़वाल के राजा पृथ्वी चंद के द्वारा पनाह दी गई। औरंगजेब के द्वारा भरपूर कोशिश के बावजूद भी राजा पृथ्वी चंद ने सुलेमान शिकोह को औरंगजेब के हवाले नहीं किया। औरंगजेब ने राजा जयसिंह मिर्जा को गढ़वाल भेजा ताकि वो सुलेमान शिकोह को गढ़वाल से लेकर आ सके, परंतु वो इस कार्य में विफल रहा। सन 1661 में औरंगजेब ने सुलेमान शिकोह को पकड़ लिया और उसका कत्ल करवा दिया। यहाँ पर यह भी बताया जाना उचित होगा कि सन 1661 से 62 में गढ़वाल के राजा पृथ्वीचंद आयु 40 साल, सुलेमान शिकोह आयु 28 साल, गुरु हरराय साहिब आयु 32 साल और नूरपुर का राजा आयु 40 साल की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई। और ये कहा जाना भी गलत नहीं होगा कि इन सभी की मौत के पीछे औरंगजेब का हाथ था। गुरु हरराय साहिब के द्वारा नाहन, गढ़वाल, सहारनपुर, मुरादाबाद इत्यादि में 360 प्रचार केंद्र स्थापित किए गए ताकि इस क्षेत्र में हलीमी राज की स्थापना की जा सके। बरेली से मेरठ के क्षेत्र में मुख्य तौर पर जनसंख्या वणजारे और जाट जनजाति की थी, जो कि मुख्य तौर से सिख विचारधारा में जुड़ गए थे। मथुरा और बरेली के इलाके के बीच में शौरा व बारूद बनाने की नमक की खानें थीं और वणजारी सिख इन खानों से शौरा व बारूद का निर्यात पूरे विश्व भर में करते थे और इस बारूद का इस्तेमाल वणजारी सिखों के द्वारा गढ़वाल के इलाके में हथियार बनाने के लिए भी किया गया। इरफान हबीब की किताब एटलस ऑफ मुगल एम्पायर के अनुसार गढ़मुक्तेश्वर से दिल्ली के रास्ते में पड़ने वाली काली नदी पर एक पक्के पुल का निर्माण एक दरगाही संत के द्वारा करवाया गया, जो कि गुरु नानक विचारधारा से संबंध रखता था। इस स्रोत से ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस इलाके में गुरु फलसफे का दबदबा बन चुका था और नानक विचारधारा को मानने वाले लोग काफी अमीर थे और जनहित में पुल निर्माण जैसे महंगे कार्य भी करवा रहे थे। गुरु तेग बहादुर साहिब के द्वारा भी इस इलाके का दौरा पूर्व से लौटते हुए किया गया। बाद में गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा भी इस इलाके का दौरा किया गया और पीलीभीत में गुरु गोबिंद सिंह के नाम का एक गुरुद्वारा आज भी मौजूद है। सन 1699 में गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की सृजना की गई तो इसी इलाके में पड़ने वाले शहर हस्तिनापुर के पास एक गांव में भाई धर्म सिंह आए, जो कि पहले खालसे बने और 5 प्यारों में शुमार हुए। ये जाट समुदाय से संबंध रखते थे। इस बात से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस इलाके में सिख विचारधारा का दबदबा बन चुका था और सन 1712 में जब यहाँ पर जरनैल बंदा सिंह बहादुर आए तो कोई भी मुगल मनसबदार की हिम्मत नहीं थी कि वो उनका मुकाबला कर सकें। जरनैल बंदा सिंह बहादुर द्वारा बरेली में स्थापित मुगलों की मिंट शाही सिक्के बनाने का कारखाना लूट ली गई और कब्जा कर लिया गया।
चार्ल्स जे रोडगर अपनी किताब में बताते हैं कि नजीबाबाद में नानकशाही सिक्के तैयार किए जाते थे। सन 1765 में सिख मिसलों द्वारा इस इलाके पर हमला कर दोबारा से रोहिल्ला अफगानों से अपने कब्जे में ले लिया। सिख मिसलों के जत्थेदार बघेल सिंह, गुरदित सिंह और जस्सा सिंह रामगढ़िया ने बरेली के इलाके में अपना राज स्थापित किया। जोन नंबर 4 इस जोन का भौगोलिक क्षेत्र उत्तर दिशा में श्रीनगर गढ़वाल से लेकर चकराता देहरादून है, पश्चिम दिशा में चकराता से लेकर बागपत है, दक्षिण दिशा में बागपत से लेकर मेरठ तक और पूर्व दिशा में मेरठ से लेकर बिजनौर, कोटद्वार व श्रीनगर तक है। इस जोन के उत्तर दिशा में शिवालिक और हिमालय की पहाड़ियां और पश्चिम दिशा में तराई और द्वाब का क्षेत्र है। यहाँ से गंगा, यमुना जैसी नदियां बहती हैं और वनस्पति व वनजीवों के दृष्टिकोण से धनिक क्षेत्र है। 25 जुलाई 1710 को जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने सहारनपुर की सरकार पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर 4000 का मनसबदार बैठता था और जोन नंबर 4 से मुगल हुकूमत की प्रशासनिक इकाई थी। अली हमीद खान फौजदार सहारनपुर जरनैल बंदा सिंह बहादुर के हमले के बाद सहारनपुर छोड़कर दिल्ली भाग गया। उसके साथ कई छोटे मनसबदार दयोबंद, जलालाबाद इत्यादि भी अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली भाग गए। इस तरह सहारनपुर सरकार के नीचे आने वाले सभी परगना जैसे कि बेहट, अम्बेटा, नानोटा इत्यादि जरनैल बंदा सिंह बहादुर के कब्जे में आ गए और यहाँ पर सिख प्रशासनिक अधिकारी जरनैल बंदा सिंह बहादुर द्वारा नियुक्त किए गए। जैसे कि जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने सहारनपुर को कब्जे में लिया तो बादशाह बहादुर शाह ने इलाहाबाद के सूबेदार खान बहादुर उम्मेद खान को सतर्क रहने का आदेश जारी किया और इस आदेश में साफ तौर से दर्शाया गया था कि सिख फौज इलाहाबाद सूबे पर भी जल्द आक्रमण कर सकती है। इस बात से ये साबित होता है कि 200 साल पुराना हिंदुस्तान पर मुगल राज, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर राज माना गया है, जरनैल बंदा सिंह बहादुर के आक्रमण के बाद ताश के पत्तों की तरह डहना शुरू हो गया। ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि जोन नंबर 4 में सिख फौज की तैयारी और किलाबंदी की तैयारी गुरु नानक साहिब के समय से आरंभ हो चुकी थी। सन 1501 में गुरु नानक साहिब के द्वारा जोन नंबर 4 का प्रचार दौरा किया और करनाल से चलकर गंगहों पहुंचे, जहां पर गुरु नानक साहिब के द्वारा सूफी पीरों को स्थापित किया गया। इसके बाद गुरु नानक साहिब सहारनपुर में रुड़की, हरिद्वार पहुंचे। गुरुद्वारा नानकवारी हरिद्वार गुरु नानक साहिब के आगमन में आज भी सुशोभित है। यहाँ पर गुरु साहिब कुंभ के मेले के दौरान पहुंचे थे और यहाँ पर सन्यासी, बैरागी, जोगी पंडितों के साथ सच्चे परमपिता परमात्मा को लेकर संवाद हुआ। गुरु नानक साहिब के द्वारा एक कस्बा कंखल में बसाया गया और गुरुद्वारा ज्ञान गोधड़ी कंखल में गुरु नानक साहिब के आगमन को लेकर सुशोभित है। इसके उपरांत गुरु साहिब देहरादून, चकराता इत्यादि भी गए और उसके बाद गुरु साहिब ऋषिकेश और टेहरी गढ़वाल गए और टेहरी गढ़वाल में गुरु साहिब के द्वारा एक धर्मशाला की स्थापना की गई। हरिद्वार में वापस लौटते हुए गुरु नानक साहिब नजीबाबाद सड़क के नजदीक एक गांव गेंदी खाटा में 3 महीने तक रुके और यहाँ पर एक किले और बावड़ी का निर्माण किया। आज मौके पर किला मौजूद नहीं है, परंतु बावड़ी मौजूद है। इस जगह पर एक गुरुद्वारा साहिब भी सुशोभित है। जरनैल बंदा सिंह बहादुर के द्वारा इस किले का प्रयोग हलीमी राज की स्थापना के लिए सन 1710 में किया गया। इसके उपरांत गुरु नानक साहिब ने मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में प्रचार दौरे किए और यहाँ पर जाट समाज के लोगों ने भारी मात्रा में सिख धर्म में प्रवेश किया। इस क्षेत्र में महमूदपुर नाम का गांव सिख धर्म के प्रचार का मुख्य केंद्र बना। इसके उपरांत गुरु साहिब ने मेरठ में भी प्रचार दौरे किए और इस शहर में मौजूद सूरजकुंड नामक तालाब का निर्माण गुरु नानक साहिब के द्वारा करवाया गया। हलीमी राज की स्थापना के लिए बाबा फरीद, पीर बहलोल, भगत कबीर साहिब ने इस इलाके में कई गांव स्थापित किए और प्रचार दौरे भी किए। अलाउद्दीन साबिर कलियार, जो कि एक सूफी संत थे और बाबा फरीद के भतीजे थे,
और इन्होंने हलीमी राज की स्थापना के लिए हरिद्वार, रुड़की में कार्य किया। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में सूफी संत गरीब शाह ने गुरु नानक साहिब के मिशन को आगे बढ़ाया। कराना में हजरत मखदूम साबिर ने गुरु नानक साहिब के मिशन पर मोर्चा संभाला। इसके अलावा वणजारों के द्वारा इस इलाके में कई टांडों की स्थापना की गई, जैसे कि टांडा सकोली, टांडा जलालपुर, टांडा वंजारापुर, टांडा औरंगाबाद, टांडा वणजारा, टांडा देशराल, टांडा मानसिंह, टांडा मिसरी, टांडा फतेहपुर, टांडा मधाती, टांडा अमेटा, टांडा बसंत, टांडा नानकगढ़, टांडा मानकपुर और इन टांडों ने हलीमी राज की स्थापना के लिए अहम भूमिका निभाई। सन 1556 में तीसरे नानक गुरु अमरदास साहिब जी ने जोन नंबर 4 का प्रचार दौरा किया और गुरु साहिब के साथ भाई जेठा जी, आगे चलकर चौथे गुरु रामदास साहिब भी साथ इस प्रचार दौरे में यहाँ पहुंचे। गुरु साहिब ने जोन नंबर 4 में स्थित सिख प्रचार केंद्रों और सिखों के द्वारा की जा रही किलाबंदी और मोर्चाबंदी का मुआयना किया और हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया। गुरुद्वारा सतीघाट कंखल तीसरे गुरु साहिब के आगमन की याद में सुशोभित है। सन 1634 में छठे गुरु हरगोबिंद साहिब के द्वारा भी इस क्षेत्र का दौरा किया गया और कई गांवों में किलेबंदी की तैयारी की गई। पनियाली कासिनपुर नाम का एक गांव है जो कि सहारनपुर दयोबंद के बीच में है। यहाँ पर गुरु हरगोबिंद साहिब के द्वारा एक किला निर्माण किया गया, जो कि आज मौके पर मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त गुरु साहिब द्वारा ऋषिकेश और देहरादून के इलाके का भी भ्रमण किया गया। सहारनपुर शहर में नवाबगंज करके एक जगह पर गुरु हरगोबिंद साहिब पहुंचे थे। जोन नंबर 3 का इस जोन का भौगोलिक क्षेत्र उत्तर दिशा में शिमला, चक्राता से लेकर यमुनानगर, करनाल तक है और आगे करनाल, कुरुक्षेत्र, पटियाला से लेकर संगरूर तक और पूर्व दिशा में संगरूर से लेकर चंडीगढ़, शिमला तक है। फारसी के स्रोत बताते हैं कि खालसा राज के किले शिमला की पहाड़ियों और देहरादून की पहाड़ियों में मौजूद थे। सन 1710 से लेकर सन 1717 तक सिख फौज के द्वारा मुगल राज के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए इन किलों का प्रयोग किया गया। गुरु नानक साहिब के द्वारा भी इस इलाके का भ्रमण किया गया और गुरु नानक साहिब के नाम से कई गुरुद्वारे इस क्षेत्र में सुशोभित हैं। इसी क्षेत्र के सामने पड़ने वाला मैदानी इलाके आज जिला यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला और चंडीगढ़ में मौजूद हैं और इस क्षेत्र में 52 किलों का निर्माण सिखों के द्वारा किया गया ताकि मुगल फौज से लड़ाई लड़ी जा सके। इन 52 किलों की विस्तार पूर्वक जानकारी अध्याय 28 में दी गई है। खालसा राज लोहगढ़, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों जिला यमुनानगर में स्थित है, का विस्तार पूर्वक वर्णन अध्याय 1 और 2 में दिया गया है। सन 1710 से लेकर 1716 तक इस क्षेत्र में खालसा फौज और मुगल फौज के बीच हुई लड़ाई का विवरण अध्याय 6, 11, 12 और 13 में दिया गया है। जोन नंबर 3 ख इन जोन का भौगोलिक क्षेत्र दक्षिण दिशा में सिरसा से लेकर भिवानी तक और भिवानी, रोहतक, सोनीपत, करनाल तक और करनाल से लेकर संगरूर तक और संगरूर से लेकर सिरसा तक है। सन 1709 में दक्षिण भारत से मध्य प्रदेश, राजस्थान के रास्ते चलते हुए जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने नारनौल, हरियाणा में प्रवेश किया और भिवानी, हिसार, रोहतक, जिंद, कुरुक्षेत्र में अपना दबदबा बनाया। मुगल इतिहासकार जरनैल बंदा सिंह बहादुर का पहली बार वर्णन खंडा श्री खरखौदा से जोड़कर करते हैं। जिला कैथल में जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने सरकारी खजाने को लूटा और कैथल क्षेत्र में अपना प्रशासक नियुक्त किया। टोहाना के किला से जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने मालवे के सिखों को पत्र लिखा कि मुगलों के खिलाफ युद्ध का आगाज हो चुका है और पूर्ण रूप से इस संदर्भ में तैयारी कर ली जाए। आज टोहाना किला मौजूद नहीं है, परंतु भाई लखी राय वणजारा के द्वारा बनाई गई एक बावड़ी मौजूद है।
जो कि टोहाना की तहसील के पास स्थित है। इस क्षेत्र में हलीमी राज की स्थापना के लिए गुरु नानक साहिब ने सन 1502 में कार्य आरंभ कर दिया था, जिसके चलते हुए सिरसा से रोहतक क्षेत्र में गुरु नानक साहिब ने लगभग 4.5 महीने का समय व्यतीत किया और उसके उपरांत वह जिंद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर, यहाँ पर लोहगढ़ खालसा राजधानी स्थित है, क्षेत्र का भ्रमण किया, प्रचार केंद्र स्थापित किए और युद्ध नीति के मद्देनजर रखते हुए किले निर्माण की जगह चिन्हित की। आगे चलकर 9 गुरु साहिबानों ने इस क्षेत्र में कार्य किया, जिसकी विस्तार पूर्वक जानकारी अध्याय 22 में दी गई है। जोन नंबर 2 इस जोन का भौगोलिक क्षेत्र दक्षिण दिशा में फिरोजपुर से लेकर सिरसा तक और पूर्व दिशा में सिरसा, संगरूर, पिंजौर और शिमला तक और उत्तर दिशा में शिमला, कुल्लू, धर्मशाला तक और पश्चिम दिशा में धर्मशाला, होशियारपुर, जालंधर, फिरोजपुर तक है। इस जोन के दक्षिण भाग को पंजाब का मालवा क्षेत्र भी बोला जाता है और इस क्षेत्र में गुरु नानक साहिब ने कई प्रचार केंद्र स्थापित किए और आगे चलकर सभी सिख गुरु साहिबान ने इस क्षेत्र में हलीमी राज की स्थापना के लिए कार्य किया। लखी जंगल भी इस क्षेत्र में मौजूद है, जहां पर गुरु नानक साहिब और छठी पातशाही द्वारा हलीमी राज की स्थापना के लिए किलाबंदी की गई और आज यहाँ गुरु साहिब की याद में गुरुद्वारा सुशोभित है। सन 1711 में फारसी स्रोतों में जरनैल बंदा सिंह बहादुर का लखी जंगल के क्षेत्र में देखे जाने का वर्णन हुआ है और ये भी वर्णन हुआ है कि यहीं से ही जरनैल बंदा सिंह बहादुर राजपूत राजस्थानी राजाओं के साथ तालमेल स्थापित करने की योजना को अंजाम देते हैं। इस जोन के जालंधर क्षेत्र का वर्णन फारसी स्रोतों में जरनैल बंदा सिंह के संदर्भ में आता है कि जालंधर सरकार का फौजदार जरनैल बंदा सिंह बहादुर के द्वारा मार गिराया गया और यहाँ के समस्त प्रगणाओं पर जरनैल बंदा सिंह बहादुर का कब्जा हो गया। जालंधर के नजदीक करतारपुर का संबंध गुरु नानक साहिब व अन्य सिख गुरु साहिबान के साथ भी आता है। होशियारपुर का क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के नजदीक स्थित है और होशियारपुर की पहाड़ियों में खालसा राज के कई किले स्थापित किए गए, जिनके पुरातत्व अवशेष आज भी होशियारपुर की पहाड़ियों में स्थित है। रोपड़ क्षेत्र में हिमाचल की ओर गुरु नानक साहिब के द्वारा एक शहर बसाया गया, जिसका नाम कीरतपुर है और सन 1624 से लेकर सन 1704 तक सिख गुरु साहिबान इसी शहर से गुरु नानक साहिब के फलसफे का प्रचार दुनिया भर में कर रहे थे और हलीमी राज की स्थापना के लिए इन पहाड़ियों में कई किलों का निर्माण करवाया गया, जिनका वर्णन ऐतिहासिक स्रोतों में देखा जा सकता है। इस क्षेत्र में कई वणजारों के टांडे आज भी मौजूद हैं। जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने इस क्षेत्र में मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी थी। इस जोन के उत्तर क्षेत्र में हिमाचल पड़ता है और गुरु नानक साहिब के समय पर ये क्षेत्र कई छोटी छोटी पहाड़ी रियासतों में बटा हुआ था और हिमाचल का मुख्य पहाड़ी राजा कांगड़ा में किला बनाकर रहता था। गुरु नानक साहिब ने हिमाचल की सभी रियासतों का भ्रमण किया और लगभग सभी पहाड़ी राजे गुरु नानक साहिब के शिष्य बने। पूरे हिमाचल में वणजारों का दबदबा बना हुआ था और वणजारों ने कई जगह अपने टांडे स्थापित किए हुए थे। खासतौर पर कांगड़ा शहर के नजदीक कई टांडे और सिख किले आज भी मौजूद हैं। कांगड़ा के नजदीक मानगढ़ का किला सिखों की एक महत्वपूर्ण मोर्चाबंदी थी और कांगड़ा क्षेत्र में आज भी खालसा राज के कई किलों के अवशेष मौजूद हैं, जिन्हें लोग आज के समय में सिंह के सगाड़े कहते हैं। गुरु हरगोबिंद साहिब, गुरु हर राय साहिब और गुरु गोबिंद सिंह ने इस क्षेत्र का कई बार भ्रमण किया और कई गुरुद्वारे उनके भ्रमण की याद में सुशोभित हैं। वणजारों द्वारा पूरे हिमाचल प्रदेश में अपने किले स्थापित कर दिए गए और जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने इन किलों का प्रयोग पंजाब में स्थित मुगल शासकों पर आक्रमण करने के लिए खूब अच्छी तरह किया। जैसे कि पूर्व अध्यायों में दर्शाया गया है कि जरनैल बंदा सिंह बहादुर लोहगढ़ क्षेत्र से लाहौर के क्षेत्र में थिएटर ऑफ वॉर को बदलने में निपुण थे,
कारण यही था कि हिमाचल प्रदेश के रास्ते से चलकर जरनैल बंदा सिंह बहादुर लोहगढ़ से लाहौर पर हमला करते और ये किले लाखों की सिख फौज को राशन, हथियार, घोड़े इत्यादि मुहैया करवाते थे। चंबे के राजा गुरु नानक साहिब के समय से ही सिख हो गए थे और सन 1711 में जरनैल बंदा सिंह बहादुर का विवाह चंबे की राजकुमारी बीबी सुशीला कौर से हुआ। इस कथन से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश खालसा राज की पृष्ठभूमि बन चुकी थी और फारसी की कई स्रोत इस बात का जिक्र करते हैं कि हिमाचल में वणजारे जरनैल बंदा सिंह बहादुर को रसद और हथियार मुहैया करवा रहे हैं, जिसके चलते हुए मुगल बादशाह ने इन पहाड़ी राजाओं को कई आदेश पारित किए कि इन वणजारे सिखों को ऐसे करने से रोका जाए। हिमाचल के पहाड़ और पंजाब का मैदानी क्षेत्र के भौगोलिक तालमेल को सिख फौज के द्वारा बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और मुगल राज, जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमीर राज था, उसकी जड़ें भारतवर्ष की धरती से उखाड़ फेंकी। जोन नंबर 1। इस जोन का भौगोलिक क्षेत्र उत्तर दिशा में पहाड़ी क्षेत्र में धर्मशाला, चंबा से लेकर जम्मू तक और पश्चिम दिशा में जम्मू से लेकर ननकाना साहिब तक और दक्षिण दिशा में ननकाना साहिब से लेकर फिरोजपुर तक और पूर्व दिशा में फिरोजपुर, जालंधर, होशियारपुर, कांगड़ा, धर्मशाला तक है। इस क्षेत्र में मुख्य तौर पर जम्मू, लाहौर, गुरदासपुर, अमृतसर और ननकाना साहिब का इलाका आता है। गुरु नानक साहिब का प्रकाश ननकाना साहिब में हुआ और ये इलाका हमेशा से ही सिख धर्म का केंद्र बिंदु रहा। गुरु नानक साहिब से लेकर अगले सिख गुरु साहिबान सभी ने इस इलाके में न केवल सिख विचारधारा का प्रचार किया बल्कि हलीमी राज की स्थापना के लिए पूर्ण रूप से कार्य किया। कादरी और चिश्ती सूफी संतों का हलीमी राज की स्थापना में प्रमुख योगदान था और जिसमें से प्रमुख योगदान साईं मियां मीर जैसे सूफी संतों ने निभाया। गुरु नानक साहिब के समय से ही इस क्षेत्र में हलीमी राज के किलों का निर्माण किया जा चुका था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गुरदास नंगल का किला, जो कि गुरु नानक साहिब के सिख दुनी चंद करोड़िया ने गुरु नानक साहिब के आदेश पर तैयार करवाया था और इसे किले पर मुगल फौज ने 9 महीने की घेराबंदी कर जरनैल बंदा सिंह बहादुर को गिरफ्तार किया था। ये किला इतना मजबूत था कि इस किले को तोड़ने के लिए कोसिखो तोप का इस्तेमाल मुगलों द्वारा किया गया था, जो कि 40 मन बारूद एक साथ दागने में सक्षम थी, परंतु वो तोप भी इस किले को ना भेद पाई। विडंबना की बात यह है कि इतिहासकारों ने इस किले को गुरदास नंगल की कच्ची गढ़ी लिखा है। गुरु ग्रंथ साहिब में विराजमान भक्त नामदेव जी की वाणी है और भक्त नामदेव जी महाराष्ट्र के रहने वाले थे और गुरु नानक साहिब के आग्रह पर उन्होंने अपना प्रचार केंद्र गुरदासपुर व जोन नंबर 5 को बनाया ताकि हलीमी राज की स्थापना इस इलाके में की जा सके। इस अध्याय में अभी काफी शोध की आवश्यकता है ताकि जो वाक्य गुरु नानक साहिब से लेकर जरनैल बंदा सिंह बहादुर तक इस 550 किलोमीटर के क्षेत्र में घटे, उनका वर्णन विस्तार पूर्वक तरीके से किया जा सके। और ये बात इसलिए अनिवार्य है कि सिख इतिहास और सिख फलसफा बिना इस अध्याय को समझे और जाने पूर्ण रूप से अधूरा है।